जय हिंद दोस्तों। ऑब्जेक्टिव सीरीज में आपका स्वागत है। क्लास 12th फिजिक्स का ये ऑब्जेक्टिव है। दोस्तों, इस सेट में आपको 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव मिलेगा। हम सेट 10 तक आपको करवाएंगे, जिससे आपको बिहार बोर्ड या यूपी बोर्ड या एमपी बोर्ड, किसी भी प्रकार के बोर्ड जो क्लास 12th लेवल पर होता है, उसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होगा दोस्तों। और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें संग्रह किया गया है दोस्तों। एनसीईआरटी बुक का विशेष ध्यान रखकर क्वेश्चन को सेलेक्टेड किया गया है। आशा करेंगे कि आप लोग के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। दोस्तों, आप शुरू से लेकर अंत तक देखें और हमें बताएं कि आपको 50 ऑब्जेक्टिव में कितने ऑब्जेक्टिव आपका सही होता है। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि आपको ये सेट कैसा लगा। इसी प्रकार का सेट आप लोग को मिलते रहेगा और पर सेट में आपको 50 क्वेश्चन होगा। आज ये सेट पहला है और इसे ध्यान से देखें और कॉपी कलम ले करके बैठें कि आप ऑप्शन लिखते जाएं कि कौन सा आपका सही हुआ और कौन सा गलत हुआ। 50 में आप कितने नंबर लाए वो हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। ठीक है दोस्तों, स्वागत है। और एक और ज़रूरी सूचना कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए आते हैं और चैनल आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ नीचे में सब्सक्राइब का लाल बटन होगा तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि जो भी हम वीडियो बनाते हैं वो आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों, स्वागत है। सेट फर्स्ट में पहला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल किसने दिया। विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल किसने दिया। पहला नंबर क्वेश्चन है कूलाम ने और दूसरा ऑप्शन है गॉस ने। हम दो ऑप्शन ही दिए हैं। 4 ऑप्शन देने से आपको ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाता है और आपको भी समस्या हो जाता है, इसलिए 2 ऑप्शन दिए। विद्युत आवेश के बीच लगने वाला बल किसने दिया, तो कूलाम ने या गॉस ने। तो दोस्तों, आप लोग सोच लिए होंगे। अगर आप लोग कूलाम ने सोचे हैं तो 100% सही है। इसका सही आंसर कूलाम ने ही होगा। ठीक है, कूलाम ने 2 आवेश के बीच लगने वाला बल दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं दोस्तों। विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल को कहते हैं, विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल को कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है कूलाम का नियम और दूसरा ऑप्शन है फैराडे का नियम। दोस्तों, विद्युत आवेश के बीच लगने वाला बल का खोज कूलाम ने किया था, इसीलिए इसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। यानी इसका सही आंसर जो है वो होगा ए नंबर, यानी विद्युत आवेश के बीच लगने वाला बल जो है उसे हम कहते हैं कूलाम का नियम। क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा है, इसलिए हम प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करा देते हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। आपके पास 2 ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा और इसमें तो आप गलती कर ही न सकते हैं। ये 100% वादा है हमारा। इसका सही आंसर है 1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलाम। ठीक है दोस्तों, आपको उम्मीद है कि आपका 3 में 3 सही हुआ होगा। चौथा नंबर आते हैं, देखते जाइएगा कई ठो आपका सही होता है। चौथा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत क्षेत्र ई और विभव भी में संबंध होता है। विद्युत क्षेत्र ई और विभव भी में संबंध होता है। आपके पास 2 ऑप्शन दिखाई देता होगा। पहला ऑप्शन है ई बराबर -dV/dx और दूसरा ऑप्शन है ई बराबर dV/dx। इसका सही आंसर जो है दोस्तों ई बराबर -dV/dx है, जो कि 100% करेक्ट है। 4 का ए हो गया दोस्तों। 5 नंबर आते हैं, विद्युत धारिता का मात्रक होता है। दोस्तों, विद्युत धारिता का मात्रक, विद्युत धारिता को C से डिनोट करते हैं और C बराबर होता है Q/V। Q हुआ आवेश और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। V है विभवांतर और विभवांतर मात्रक होता है वोल्ट। तो कूलाम प्रति वोल्ट जो होता है वो 1 फेराड के बराबर होता है। विद्युत धारिता का मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट भी होता है, जो कि फेराड के बराबर होता है, 1 फेराड के बराबर होता है। इसलिए विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है दोस्तों, फेराड होता है। ओम तो नहीं होगा क्योंकि प्रतिरोध का मात्रक होता है, ये तो होने के चांसेस है, इसलिए फेराड होगा। 6 नंबर आते हैं दोस्तों, विद्युत धारिता का मात्रक है। अब देखिए, अभी जस्ट विद्युत धारिता का मात्रक यहाँ भी पूछे हैं और ऐसा भी पूछ देता है विद्युत धारिता का मात्रक है और आपके पास ऑप्शन दे देगा कूलाम प्रति वोल्ट और कूलाम वोल्ट। तो अभी जस्ट बताएं आपको कि C बराबर होता है Q/V, इसीलिए C क्या चीज़ है, विद्युत धारिता, इसीलिए इसका मात्रक हो गया कूलाम प्रति वोल्ट।
ठीक है दोस्तों, इसका भी ए नंबर होगा। तो आप 6 में, अभी उम्मीद है कि 6 में 6 आपको गारंटी आया होगा। और विश्वास कीजिए दोस्तों, अगर हमारा हर सेट आप 10 सेट देंगे फिजिक्स का और 10 सेट मैथ का देंगे, उम्मीद है आपको 100/100 वहाँ 35 में 35 गारंटी आप बना के आइएगा। ये वादा है गोल्डन सर का। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, आपको 1 ओम के 3 प्रतिरोध दिया गया है। दोस्तों 1 ओम का 3 प्रतिरोध दिया गया है और इसके संयोजन से न्यूनतम और अधिकतम प्रतिरोध क्या होगा। दोस्तों अगर हमको न्यूनतम प्रतिरोध ज्ञात करना रहता है तो प्रतिरोध को हम लोग समांतर क्रम में सजाते हैं। दिमाग में रखिएगा, न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोध को कैसे सजाते हैं? समांतर क्रम में, और अधिकतम के लिए श्रेणी क्रम में। और समांतर क्रम में सजाने का रूल है कि अगर प्रतिरोध का मान समान है तो आप जितना बार जोड़िएगा उतना से डिवाइड कीजिए। समझ में आया बात? यानी अगर हम n बार जोड़ते हैं प्रतिरोध को समांतर क्रम में तो उसका फॉर्मूला होगा RP, P फॉर पैरेलल, RP बराबर R/N, और श्रेणी क्रम के लिए हो जाएगा RS बराबर NR। समझ में आया बात? अब यहाँ 1 प्रतिरोध है। 1 ओम के कै गो प्रतिरोध है? 3 प्रतिरोध है, और 3 प्रतिरोध है। पहले हमको न्यूनतम निकालना है, तो न्यूनतम निकालना है तो पैरेलल में जोड़िए, यानी RP बराबर 1/3 हो जाएगा। समझे बात? 3 से भागा दे देंगे। अब महत्तम निकालने के लिए 3 से गुना कर देंगे, 3 गुना 1 यानी 3 ओम। 1/3 ओम और 3 ओम होगा। न्यूनतम प्रतिरोध 1/3 ओम और अधिकतम 3 ओम होगा, यानी इसका सही आंसर ए होगा। न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए हम लोग जोड़ते हैं समांतर क्रम में और अधिकतम के लिए श्रेणी क्रम में। क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं दोस्तों। प्रतिरोध का मात्रक होता है। दोस्तों प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ये है ओम और ये है वेबर। तो आप जानते हैं प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। वेबर किसका मात्रक होता है? चुंबकीय फ्लक्स का होता है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। दोस्तों विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, तो यहाँ है VR और ये है V²/R। तो आप लोग जानते हैं विद्युत परिपथ शक्ति जो होती है वो होता है V²/R, जिसका सही आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आते हैं दोस्तों। एक 5 टेस्ला वाले चुंबकीय क्षेत्र बराबर है। एक 5 टेस्ला वाले चुंबकीय क्षेत्र बराबर है। तो दोस्तों 1 टेस्ला बराबर होता है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। 1 टेस्ला क्या होता है? 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो 5 टेस्ला क्या होगा? 5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। समझे कि नहीं? 1 टेस्ला होता है 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, तो 5 टेस्ला कितना होगा? 5 टेस्ला हो जाएगा 5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, यानी इसका सही आंसर बी होगा। 11 नंबर आते हैं दोस्तों। अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति होती है। दोस्तों अनुचुंबकीय पदार्थ की जो प्रवृत्ति होती है वो सदैव नियत होता है, यानी अस्थिर होता है। अनुचुंबकीय पदार्थ प्रवृत्ति क्या होती है? स्थिर होती है। दिमाग में रखिएगा, ठीक है। आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। चुंबकीय आघूर्ण का SI मात्रक होता है। दोस्तों यहाँ पर है एम्पियर मीटर स्क्वायर और एम्पियर मीटर। तो चुंबकीय आघूर्ण का क्या मात्रक होगा? बोलिए। चुंबकीय आघूर्ण का SI मात्रक जो है वो होगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, चुंबकीय आघूर्ण का SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर मीटर स्क्वायर। अगर यही बात करता ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक क्या होता है? तो होता है एम्पियर मीटर। दिमाग में रखिएगा, ध्रुव प्रबलता का अगर पूछ देता, या ध्रुव सामर्थ्य पूछे या ध्रुव प्रबलता बोले, उसका SI मात्रा होता है एम्पियर मीटर, और चुंबकीय आघूर्ण का SI मात्रा होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 13 आते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है या SI मात्रक होता है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक जो है वो होता है कूलाम मीटर। दिमाग में रखना है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? कूलाम मीटर। कूलाम मीटर स्क्वायर नहीं, कूलाम मीटर। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 आते हैं। चुंबकीय ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक होता है। चुंबकीय ध्रुव प्रबलता अभी जस्ट बोले थे, तो चुंबकीय ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक क्या होता है दोस्तों? एम्पियर मीटर होता है। और एम्पियर मीटर स्क्वायर किसका होता है? चुंबकीय आघूर्ण का। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, ये सब क्वेश्चन आता है। चुंबकीय ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। चुंबकीय फ्लक्स कौन सी राशि है?
दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स कौन सी राशि है? यहाँ ऑप्शन है सदिश और ये ऑप्शन है अदिश। तो कौन सही होगा? तो चुंबकीय फ्लक्स रे या विद्युतीय फ्लक्स वो जो है अदिश राशि होता है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी होता है। 16 नंबर आइए दोस्तों, डायनमो का कार्य सिद्धांत आधारित है। डायनमो का कार्य सिद्धांत आधारित है। दोस्तों डायनमो का कार्य सिद्धांत जो है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है, क्योंकि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? फैराडे ने। और डायनमो का निर्माण भी फैराडे ही किया था। और डायनमो जो है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के ही सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है दोस्तों। 17 नंबर आते हैं दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा का मूल माध्य वर्गमान। प्रत्यावर्ती धारा का मूल माध्य वर्गमान और शिखर मान का अनुपात होता है। देखिए मूल माध्य वर्गमान को बोलते हैं हम IRMS, और IRMS का मान होता है I0/√2। I0/√2 IRMS मतलब हुआ रूट मीन स्क्वायर, यानी वर्ग माध्य मूल मान, और इसका सूत्र होता है I0/√2। और शिखर मान बोलते हैं हम लोग I0 को। तो IRMS में अगर I0 से भागा देंगे तो इधर देंगे I0 से भागा, I0 कट जाएगा, 1/√2 होगा इसका सही आंसर। प्रत्यावर्ती धारा का मूल माध्य वर्गमान और शिखर मान का अनुपात क्या होता है? 1/√2। दिमाग में रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 17 नंबर ये क्वेश्चन, LR परिपथ का प्रतिबाधा होता है। प्रतिबाधा, LR परिपथ का प्रतिबाधा, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा है दोस्तों, दिमाग में रखना है। LR परिपथ का प्रतिबाधा होता है √R² प्लस ω² L², ठीक है दोस्तों। LR परिपथ का प्रतिबाधा क्या होता है? √R² प्लस ω² L², यानी B होगा सही, ठीक है। 18 नंबर आते हैं दोस्तों, किसके कारण हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता है? पानी के अंदर जो है हवा का बुलबुला किसके कारण चमकता है? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही आपको हीरा चमकता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही आप देखे होंगे कांच अगर फट जाता है उसका दरार जो है वो चमकता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मरीचिका घटना घटता है। मरीचिका क्या होता है? गर्मी के दिनों में रेगिस्तान में अगर आप चलिएगा तो कहीं कहीं देखिएगा बालू के ढेर का स्थान पर पानी का भरम हो जाता है। ऐसे भी आप लोग रोड पर चलते हैं, कहीं कहीं देखते हैं रोड चमकता है। रोड चमकता है इसका मतलब क्या लगता है कि पानी है, लेकिन वहाँ जाते हैं तो क्या होता है? पानी तो नहीं रहता है। तो वही है मरीचिका। ये सब क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कारण होता है, जिसका अंग्रेजी होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और हिंदी में कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो किसके कारण हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कारण। ये भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, दिमाग रखिएगा। 19 नंबर, सब क्वेश्चन जो है आपको VIP क्वेश्चन से हम सेलेक्टेड किए हैं दोस्तों, ठीक है। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f मीटर हो, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f मीटर हो तो उसकी क्षमता का मान क्या होगा? दोस्तों दिमाग में रखिएगा, f मीटर में दिया हुआ है। अगर f मीटर में दिया हुआ है तो क्षमता हो जाएगा 1/f डायोप्टर। ध्यान में रखिएगा, अगर f मीटर में है तो क्षमता हो गया 1/f डायोप्टर। यही f अगर सेंटीमीटर में रहता तो क्षमता हो जाता है 100/f डायोप्टर। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f मीटर दिया है तो क्षमता हो गया 1/f डायोप्टर। यही f सेंटीमीटर रहता तो क्षमता हो जाता है 100/f डायोप्टर। दिमाग में रखना है। अच्छा, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है दोस्तों। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। कहीं कहीं पर मीटर⁻⁻1 भी दे देता है, ये भी होता है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर या मीटर⁻⁻1 होता है, ठीक है दोस्तों। 21 नंबर देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा है। खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों खगोलीय दूरदर्शी के द्वारा हम लोग जो है आकाशीय पिंड को देखते हैं, वैसा पिंड को देखते हैं जो कि गोल होता है, क्योंकि यह जो है ना किसी वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। अब मान लो मनुष्य को देखेंगे खगोलीय दूरदर्शी से तो क्या होगा? मूड़ी उसका नीचे हो जाएगा, पैर उसका ऊपर हो जाएगा, समझे? क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब उल्टा बनाता है, समझे, और काल्पनिक बनाता है। तो खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी और उल्टा। दिमाग में रखना है, खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी और उल्टा। क्वेश्चन नंबर 22 आते हैं दोस्तों, निकट दृष्टि दोष दूर करने में कौन लेंस उपयोग किया जाता है? देखिए बच्चा सब कंफ्यूजन हो जाता है, निकट दृष्टि दोष दूर करने में कौन लेंस उपयोग। देखिए निकट तो 1 2 3 अंक है, तो इसमें 1 जोड़ दीजिए, तो 1 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? 4 अंक। तो 4 अंक वाला लेंस कौन है? तो अवतल, समझे? ये तो 3 अंक है ना। तो निकट दृष्टि दोष में
कौन सा लेंस उपयोग करते हैं? अवतल। देखिए 1 2 3 3 अंक है ना, तो 1 जोड़ दीजिए 4 अंक, तो 4 अंक में कौन लिखा गया? अवतल। अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। याद करने का ट्रिक बता दिए, निकट दृष्टि दोष दूर करने में कौन सा लेंस उपयोग करते हैं? अवतल लेंस। समझे बात? 23 नंबर आइए, दूर दृष्टि दोष दूर करने में कौन सा लेंस उपयोग करते हैं? अब देखिए दूर, दूर के अंक है 2 अंक, इसमें 1 जोड़िए 3 अंक, तो 3 अंक वाला लेंस देखिए कौन है? तो 3 अंक वाला लेंस कौन है? उत्तल लेंस। समझे? दूर दृष्टि दोष दूर करने में कौन लेंस उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस। दूर दृष्टि दोष दूर करने में कौन लेंस उपयोग करते हैं हम लोग? उत्तल लेंस, क्योंकि 2 अंक है, 1 जोड़ दीजिए 3 अंक, उत्तल लेंस। दिमाग में ये रखने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है? दूर दृष्टि में उत्तल और निकट में आपको अवतल, ठीक है? अब आइए ये भी क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन, कांच से हवा में जाते हुए प्रकाश किरण का क्रांतिक कोण न्यूनतम होगा, किस रंग के लिए न्यूनतम होगा? कांच से हवा में जाते हुए प्रकाश किरण का क्रांतिक कोण न्यूनतम किसका? तो देखिए ध्यान से समझिएगा, जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम उसका क्रांतिक कोण भी सबसे कम। तरंग दैर्घ्य कम, क्रांतिक कोण कम, और तरंग दैर्घ्य ज्यादा, क्रांतिक कोण ज्यादा। तो कांच से हवा में जाते हुए प्रकाश किरण का क्रांतिक कोण न्यूनतम किसके लिए होगा? तो बैगनी रंग के लिए, क्योंकि बैगनी का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, तो इसीलिए इसका क्रांतिक कोण भी सबसे कम होगा। दिमाग में रहेगा ना, जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम उसका क्रांतिक कोण सबसे कम। अगला आइए, फिर इस पर भी हम बता चुके हैं, कांच से हवा में जाते हुए प्रकाश किरण का क्रांतिक कोण महत्तम किसके लिए होगा? तो महत्तम देखिए, अब तरंग दैर्घ्य महत्तम किसका होता है? लाल का। तो लाल का तरंग दैर्घ्य महत्तम होता है, इसलिए क्रांतिक कोण भी महत्तम होगा। समझे बात? क्रांतिक कोण लाल का क्या होगा? महत्तम। क्यों? क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, ठीक है? क्रांतिक कोण को हम लोग क्रिटिकल एंगल भी कहते हैं, ठीक है? तो महत्तम होता है लाल के लिए और न्यूनतम होता है बैगनी के लिए। 26 नंबर आइए, प्लांक स्थिरांक की बीमा होती है। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछता है दोस्तों, प्लांक स्थिरांक की बीमा होती है। देखिए प्लांक स्थिरांक का सूत्र होता है ऊर्जा बटा आवृत्ति। क्या होता है दोस्तों? ऊर्जा बटा आवृत्ति। तो ऊर्जा का वही बीमा होता है जो कि कार्य को होता है ml² और t के पावर -2, आवृत्ति को होता है t के पावर -1। आवृत्ति क्या होता है? टी पावर -1। ऊर्जा या कार्य का यही होता है ml² टी पावर -2। अब टी पावर -2 में टी पावर -1 जब घटाएंगे तो हो जाएगा ml² टी पावर -1। तो इसका देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ml² टी पावर -1, यानी 26 का ए हो जाएगा। तो प्लांक स्थिरांक का बीमा क्या होता है? ml² टी पावर -1। 27 नंबर देखिए दोस्तों, प्रकाश किस प्रकार के कंपनों से बनता है? दोस्तों प्रकाश जो है विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के कंपन से बनता है, ठीक है दोस्तों? इत्थरकण के कंपन से नहीं बनता है, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के कंपन से बनता है। दिमाग में रखिए, प्रकाश किस प्रकार के कंपन से बनता है? तो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के कंपन से बनता है, जिसका सही आंसर बी होगा। 27 का बी हो गया। 28 आते हैं, प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के वर्ण, वर्ण मतलब रंग, रंग का निर्णय कौन करता है? प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के वर्ण यानी रंग का निर्णायक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा आवृत्ति। आवृत्ति जो है वो रंग का निर्णायक होता है, ठीक है दोस्तों। 29 नंबर आते हैं, प्रकाश फोटोन की ऊर्जा होता है। दोस्तों प्रकाश फोटोन की ऊर्जा होता है h या hc/λ, चाहे तो हम h लिखें या hc/λ लिखें, ठीक है? इस यहाँ पर h लिखा है तो ये सही है, ठीक है? इसका सही आंसर h हो गया। अगर hc/λ रहता तो hc/λ मार देते। तो प्रकाश फोटोन की ऊर्जा क्या होती है? h होती है। दिमाग में रखिएगा, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 30 नंबर आइए, विद्युत हीटर में किस पदार्थ का तार लगा रहता है? तो दोस्तों विद्युत हीटर में जो होता है वो नाइक्रोम का तार होता है। आप लोग जानते होंगे नाइक्रोम का तार होता है। विद्युत हीटर में किस प्रकार का तार होता है? नाइक्रोम का तार होता है, ठीक है दोस्तों। 31 नंबर आइए, प्रतिघात का मात्रक क्या होता है? दोस्तों प्रतिघात कहें या प्रतिबाधा कहें या प्रतिरोध कहें या धारितीय प्रतिघात कहें, ठीक है, इस सब का मात्रक जो है वो ओम होता है, ठीक है। प्रतिघात का मात्रक भी ओम होता है, प्रतिबाधा रहता है उसका भी मात्रक ओम होगा, प्रतिरोध का मात्रक भी ओम होता है, ठीक है। 32 नंबर आइए, प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। दोस्तों प्रतिरोधकता का क्या मात्रक होता है? तो प्रतिरोधकता का मात्रक जो होता है जानते ही हैं आप लोग, ओम मीटर होता है, ठीक है। प्रतिरोधकता का मात्रक क्यों ओम मीटर? तो देखिए रो बड़ा होता है RA/L। आर क्या है? प्रतिरोध। अब प्रतिरोध का मात्रा होता है ओम,
एक क्या चाहिए, क्षेत्रफल, इसका मात्रा होता है मीटर स्क्वायर, लंबाई का मात्रा होता है मीटर, 1 मीटर ऊपर से कट गया तो ओम मीटर हो गया, तो प्रतिरोधकता का मात्रा क्या होता है, ओम मीटर होता है। अगला आइए, मूल गेट है दोस्तों, मूल गेट जो है वो इसमें आपको ऑप्शन दिया है एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, और यहाँ ऑप्शन है एंड, नॉट, नॉट। तो दोस्तों मूल गेट दोस्तों जो है वो है एंड गेट, और गेट और नॉट गेट, जिसे हम बेसिक गेट भी कहते हैं, बेसिक गेट, ठीक है, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लांक कांस्टेंट का मान होता है दोस्तों, प्लांक कांस्टेंट का मान, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर जो है वो ए नंबर है, 6.634 गुना 10 का पावर -34 जूल सेकेंड। प्लांक कांस्टेंट क्या मान होता है, 6.634 गुना 10 का पावर -34 जूल सेकेंड, ठीक है। 35 नंबर आइए, लेंज का नियम संबद्ध है। तो दोस्तों लेंज का नियम किससे संबद्ध है, यहाँ ऑप्शन है ऊर्जा से और आवेश से, तो इसका सही आंसर है ऊर्जा से, लेंज का नियम ऊर्जा से संबद्ध है, ठीक है दोस्तों। 36 नंबर आते हैं, एक पतले फिल्म के रंग का कारण है। दोस्तों एक पतले फिल्म का रंग जो है उसका कारण क्या होता है, तो व्यतिकरण दिया है और प्रकीर्णन दिया है, इसका सही आंसर दोस्तों व्यतिकरण होगा। जो आप नहीं जानते लिख जरूर लीजिएगा और इसे याद कर लीजिएगा, जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होगा। अगला सेट फिर आपको मिलेगा, सेट पर डे मिलता है, आप ध्यान से ऑब्जेक्टिव देखें, आपको कोई भी बुक लेने की आवश्यकता नहीं है, और आपको 100% थ्योरी ऑब्जेक्टिव हम कराते जा रहे हैं, आप उसे करते जाएं, ठीक है। एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या है दोस्तों, तो इसका सही आंसर है व्यतिकरण। 37 नंबर आइए दोस्तों, बूस्टर का नियम है। दोस्तों बूस्टर का नियम है, आपके पास दो ऑप्शन है, म्यू बराबर 10 IP और म्यू बराबर sin IP, इसका सही आंसर है म्यू बराबर 10 IP। बूस्टर का नियम क्या है, म्यू बराबर 10 IP, ठीक है। 38 नंबर आइए, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में प्रकाश को माना जाता है। दोस्तों प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में प्रकाश को माना जाता है कण माना जाता है, ठीक है, इसका सही आंसर कण है। 39 नंबर आइए दोस्तों, थोड़ा सा तेजी कर देते हैं, आप लोग को समय कम लगेगा, जिससे आप आसानी से देख सकते हैं। वीडियो को पूरा देख करके जरूर आप अपने आप को जांच लें, ठीक है। और साथ में अगर न्यू आते हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब का नीचे में लाल बटन होगा, दबा दें, ठीक है, प्रमोशन हो जाएगा चैनल का। 39 नंबर आइए, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है। दोस्तों उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर जो है वो प्रकाश की तीव्रता पर नहीं, प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है, ठीक है दोस्तों। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर, क्योंकि आप लोग जानते हैं E बराबर होता है hc/λ, तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है कि नहीं करता है, तो ऊर्जा जो है वो किस पर निर्भर करता है, तो तरंग दैर्ध्य पर, तो इसका सही आंसर होगा बी। 40 नंबर आइए, कैथोड किरण समूह है। दोस्तों कैथोड किरण ऋणात्मक होता है, कैथोड किरण कैसा होता है, उसका नेचर ऋणात्मक होता है और वो इलेक्ट्रॉन से बना होता है। तो कैथोड किरण किसका समूह है दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉन का। 41 नंबर आइए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का कौन सा श्रेणी दृश्य भाग में पड़ता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कौन सा श्रेणी दृश्य भाग में पड़ता है, आप लोग को याद होगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर जो है वो बामर श्रेणी होगा। और यही बात पूछ देता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सा श्रेणी पराबैंगनी भाग में पड़ता है, तो इसका सही आंसर हो जाता है लाइमन श्रेणी, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसे दिमाग में रखिएगा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का कौन सा श्रेणी दृश्य भाग में पड़ता है, तो बामर श्रेणी। 42 नंबर क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग जो होता है वो क्या होगा, तो हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग जो है वो h/2 जूल सेकेंड होता है, ठीक है दोस्तों, h/2 जूल सेकेंड, इसका सही आंसर बी होगा। 43 नंबर, आकाश तरंग का संचार आधारित है। दोस्तों आकाश तरंग का संचार जो है वो आधारित है आयन मंडल द्वारा परावर्तन पर, इसका सही आंसर क्या होगा, आयन मंडल द्वारा परावर्तन पर। इस सब दिमाग में रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। 44, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आयाम मॉड्यूलेशन सूचकांक का मान होता है, आयाम मॉड्यूलेशन सूचकांक का मान होता है दोस्तों, इसका सही आंसर 0 और 1 के बीच होगा। आयाम मॉड्यूलेशन सूचकांक का मान क्या होता है दोस्तों, 0 और 1 के बीच। एक दो बार आप वीडियो देख लीजिए, आपको टोटल का टोटल ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा, लिखने का भी आवश्यकता नहीं पड़ेगा, 1 से 2 बार आप देख लीजिए। जिस प्रकार से आप लोग गाना देखते हैं बस उसी प्रकार से आपको वीडियो देख लेना है बस, और क्या है। 45 नंबर आइए, टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति परास का उपयोग किया जाता है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति परास का उपयोग किया जाता है। दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो 30 मेगाहर्ट्ज, MHz हुआ मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज होगा, सही है, सही इसका आंसर बी होगा। 46 नंबर आते हैं दोस्तों, प्रकाशित तंतु का सिद्धांत है, प्रकाशित तंतु का सिद्धांत है,
तो प्रकाशित तंतु जो है दोस्तों, यानी ऑप्टिकल फाइबर जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, प्रकाशित तंतु का सिद्धांत जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके द्वारा जो है न सूचना और संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा जाता है। प्रकाशित तंतु से क्या भेजा जाता है? सूचना और संकेत को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा जाता है। 47 नंबर आइए दोस्तों, नॉर गेट का बूलियन व्यंजक है। दोस्तों नॉर गेट का बूलियन व्यंजक, तो और रहता तो ए प्लस बी होता, नॉर है तो ए प्लस बी पर बार इसको करते हैं, लकीर को बार करते हैं, दिमाग में रखिएगा। तो नॉर गेट का बूलियन व्यंजक क्या हो गया? वाई बराबर ए प्लस बी पर बार, ठीक है। 48 नंबर आइए दोस्तों, प्रतिबाधा का ऐसा ही मात्रक होता है दोस्तों। तो प्रतिबाधा रहे या आपको प्रतिघात रहे, उस सब का मात्रक क्या होता है? ओम होता है दोस्तों। प्रतिबाधा का मात्रक भी ओम होता है, ठीक है। 49 नंबर आइए दोस्तों, एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। दोस्तों एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक, यहाँ पर एक ऑप्शन यहाँ है, एक ऑप्शन ये है दोस्तों। एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक जो होता है वो आर बटे रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर होता है। इसे दिमाग में रखना है। एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है? आर बटे रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। अगर आप लोग चाहते 80% से ज़्यादा मार्क्स हमको आए तो उसके लिए आप ऑब्जेक्टिव जरूर कंट्रोल करें, क्योंकि रिजल्ट जो है आपको ऑब्जेक्टिव पर डिपेंड करता है दोस्तों। जितना बढ़िया ऑब्जेक्टिव आपको जाएगा उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। इसलिए दोस्तों आप सभी सेट अटेंड करें और सभी सेट का जो है ऑब्जेक्टिव ध्यान से वीडियो को देखें और आप अपने आप को टटोलें कि आपका कैसा तैयारी है, ठीक है दोस्तों। 50 नंबर देखिए, शीर्ष धारा आई नोट, जिसे हम शिखर धारा कहते हैं, शीर्ष धारा आई नोट और वर्ग मूल धारा आई आर एम एस से संबंध है दोस्तों। आई आर एम एस बराबर होता है दोस्तों आई नोट बटे रूट 2। आई आर एम एस बराबर क्या होता है? आई नोट बटे रूट 2। अगर हम कहेंगे आई नोट बराबर क्या होगा तो रूट 2 से गुना करेंगे, रूट 2 गुना आई आर एम एस। अब देखिए यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आई नोट बराबर रूट 2 गुना आई आर एम एस, और दूसरा है आई नोट बराबर 2 गुना आई आर एम एस। तो आप देखते हैं आई नोट बराबर आपको आता है रूट 2 गुना आई आर एम एस। तो इसका जो है 50 नंबर का सही आंसर जो है वो हो जाएगा आई नोट बराबर रूट 2 गुना आई आर एम एस। दोस्तों सेट फर्स्ट समाप्त हो गया और आप लोग को कितना मार्क्स आया आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और साथ ही ये बताएं कि आपको सेट कैसा लगा। इसी प्रकार का आप लोग को सेट फिर मिलेगा कल के वीडियो में। इसी प्रकार आप लोग प्रैक्टिस करें और डेली प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। दोस्तों आपको कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव दिमाग में बैठ जाएगा और आप अच्छे मार्क्स से एग्ज़ाम कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। जय हिंद।